हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे बिकॉज मैक्सिमम पार्ट जो है इस चैप्टर का वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो जो पार्ट बचा है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड राइट इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सएम नहीं काय एम से हम डिनोट करेंगे, काय ही लिखा था वैसे मैंने, कहीं आप एक्स ना समझ लो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है आई एम बाय एच, राइट। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, तो मीनिंग यहां पे पूरा मैं लिख देता हूं। आई एम जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जगह कम पड़ गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय एच। एच इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या मतलब है, जब आप किसी भी चीज को, किसी भी ऐसे मटेरियल को जो मैग्नेटाइज हो सकता हो, उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो मैग्नेटाइज होता है। तो वो किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है, that is called intensity of magnetization, which is the induced dipole moment, induced magnetic dipole moment per unit volume। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज कितनी मैग्नेटाइज हुई है? जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होता है ना, तो आप ये देखोगे कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो हमने यहां पे आई एम से रिप्रेजेंट किया है। और जो आपने फील्ड लगाई थी उसको मैग्नेटाइज करने के लिए उसकी जो इंटेंसिटी है उसको एच से डिनोट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एच जो है वो एन इंटू आई होता है। जो आई है वो एक सोलिनॉइड में करंट जो आपने पास किया है, ये जो टर्म्स निकल के आई हैं, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है इससे रिलेटेड उसकी बात हम करें कि जैसे यहां पे हमारे पास एक कोर है किसी मटेरियल का जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है और उसके ऊपर हमने एक सोलिनॉइड को लपेट दिया। फिर हमने इस सोलिनॉइड में से क्या किया, करंट पास किया। फिर हमने इस सोलिनॉइड में से करंट पास किया। कितना करंट पास किया हमने इसमें से, आई करंट पास किया। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस सोलिनॉइड में वो n है और जो करंट हमने पास किया वो I। तो n इंटू आई का जो प्रोडक्ट है वो H कहलाता है, विच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। आप जानते हो कि किसी भी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट NI होती है, और इस म्यू नॉट NI में से म्यू नॉट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर जो एयर है उसकी प्रॉपर्टी है। हमारे हाथ में है N और I। तो N और I को चेंज करके जो फील्ड हम लगा रहे हैं इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, यानी सोलिनॉइड के अंदर वाली, उसकी इंटेंसिटी बदली जा सकती है N या I को बदल के। दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो इतना हमने लगाया है और इतना हमने पाया है, तो पाया बाय लगाया की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। राइट इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से इसका हमने एक रिलेशन डिराइव किया था और वो आता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। आप डेरिवेशन वाला मेरा वीडियो देख सकते हो जहां पर इस चैप्टर की सारी डेरिवेशंस कराई हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बट यहां पे हमको डिराइव नहीं करना है, हमको यहां पे डायरेक्ट रिलेशन लिखना है। दूसरा है, two magnetic materials A and B have relative magnetic permeabilities 0.96। दो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, एक की परमिएबिलिटी है 0.96 और दूसरे की है 500 रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर। तो बताओ कि ये कौन कौन से मटेरियल्स हैं। तो बच्चों 1 से छोटी अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है
यानी कि ये जो है 0.96, 1 से छोटी हो गई ना, तो ये वाला जो मटेरियल होता है ये डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक। और जिसकी बहुत ज्यादा है 1 से, जैसे दूसरा बोला है 500, तो जिसकी 1 से बहुत ज्यादा है ये वाला मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर 1000 से भी ज्यादा वैल्यू दी होती तो फिर वो मटेरियल क्या होता, फेरोमैग्नेटिक होता, ठीक है। तो ए जो है जिसकी 0.96 है वो डायमैग्नेटिक है और बी पैरामैग्नेटिक है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। किसी भी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स में जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड टर्म्स, उससे रिलेटेड डायग्राम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स टॉपिक के अंदर आता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है हमने। तो वो कह रहा है कि अगर हमने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा और हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी और यूनिफॉर्म फील्ड में भी, तो बताओ क्या होगा। तो बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब आप रखते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब आप रखते हो एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये दिख रहा है आपको, ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब आप रखते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है कि फील्ड लाइंस जो हैं, जैसे ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्स है ये डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो फील्ड लाइन उसको छोड़ के निकलती हैं। उसका कारण यह है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जब उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो एक्सटर्नल वाली को काटती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो अंदर जो इसके इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको छोड़ के निकलती है ऐसे। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल वाली की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन सेम होती है ना। जैसे एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई तो आसपास वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके थ्रू पास होगी। तो ये है पैरामैग्नेटिक और ये है डायमैग्नेटिक। ये हो गई यूनिफॉर्म फील्ड। अब दूसरा बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखे हो तो इनमें क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा कि अगर आप किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हो तो वो जहां पर फील्ड वीक है वहां चला जाएगा स्ट्रांग वाले पार्ट को छोड़ के, और अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखते हो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो वो वीक से स्ट्रांग वाले रीजन्स में जाएगा, ठीक। तो ये भी अपने डिस्कस कर ही लिया। ये क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई, देखो a uniform magnetic field gets modified as shown in the figure when two specimens x and y are placed in it. Identify the two specimen x and y. तो x क्या है, x है डायमैग्नेटिक और y क्या है, y है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। स्टेट द रीजन फॉर द बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइंस इन x एंड y। तो उसका भी बिहेवियर ये ऐसा हुआ क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस हुआ है और इसमें सेम डायरेक्शन में हुआ। The magnetic susceptibility at 300 Kelvin is this. At what temperature will its susceptibility become this? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, बाय क्यूरी लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है क्यूरी कांस्टेंट बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अपने को दो डेटा दिया हुआ है कि एक तो ससेप्टिबिलिटी है 1.2 इंटू 10⁵ इक्वल टू C डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये वाली किस टेम्परेचर पे है, ये वाली है 300 केल्विन पे। इस इक्वेशन को हम ले लें 1। दूसरा हमको दिया हुआ है कि 1.44 इंटू 10⁵ ससेप्टिबिलिटी है पता नहीं कितने टेम्परेचर पे, वही हमने निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो 10⁵ से ये कट जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा अपना 12 के टेबल से, इधर भी कुछ कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा अपना 12/144, ऊपर जाएगा 100 नीचे जाएगा 10, तो 120/144 इक्वल टू T/10।
300, राइट। तो यहां से अपने को t की वैल्यू मिल जाएगी 12 से इसको काट दो, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 12, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 12, तो फिर उसको 2 से काट दो, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 6, इंटू यहाँ पे आएगा 300, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ t। दिस इज द वैल्यू ऑफ t, जो कि ये कटा आया 50, 50 इंटू 5, सो आंसर इज 250 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट, Do magnetic substances have resultant magnetic moment in the absence of external magnetic field? कह रहा है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है क्या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की तो नहीं होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, फेरोमैग्नेटिक की होती है। डायमैग्नेटिक की अपनी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती है। जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाती हैं, और जैसा अभी पीछे दिखा है। और पैरामैग्नेटिक को रखते हैं तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में तो इंड्यूस तब होती है जब उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की ऑलरेडी एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। A hypothetical bar magnet of magnetic moment m is cut into two equal parts as shown. What is the magnetic moments of each part in each case? Each small part in each case. देखो ये है एक मैग्नेट, ठीक है, इस मैग्नेट का अपन लेंथ ले लेते हैं सपोज L, और इसकी पोल्स का जो स्ट्रेंथ हम लोग ले लेते हैं वो m। पोल स्ट्रेंथ हमने क्या ले लिया, m। तो इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी ओरिजिनल मैग्नेट की वो थी m इंटू एल, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अब हमने इसको ऐसे काट दिया बीच में से। अब अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तो क्या कम हुआ, लेंथ तो है वो तो कम नहीं हुई, लेंथ तो हर एक पार्ट की है ना। ये जो ऐसे काट दिया ना तो एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, तो लेंथ तो इसकी क्या है, सेम है, लेकिन पोल्स कट गए। ये पोल्स कट गए ना तो पोल की जो स्ट्रेंथ है वो m/2 हो गई। तो जो नई मैग्नेटिक मूवमेंट होगी m डैश वो क्या होगी, इसको m/2 रख दो लेकिन L सेम रहा, ठीक है। और m इंटू एल तो कैपिटल M है यानी ओरिजिनल वाले की मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये कितना हो गया m डिवाइडेड बाई 2, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगी। अब अगर ऐसे काटोगे तो पोल्स तो इंटैक्ट रहे, m और m पोल स्ट्रेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब लेंथ में फर्क पड़ा। तो इस वाले की जो नई मैग्नेटिक मूवमेंट होगी यानी m डैश वो होगी m एज इट इज रहा लेकिन L/2 हो गया, बात वहीं की वहीं आ गई। दिस इज ऑल्सो m/2, तो चाहे आप ऐसे काट लो, किसी भी वे में आप मैग्नेट को काटो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगी। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए पहली बात तो है मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है ना, हाई परमिएबिलिटी। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होना चाहिए ना भाई, फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक की मैग्नेट थोड़ी ना बना लोगे। और दूसरा है कि हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। रिटेंटिविटी इज द एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिज्म, है ना। अगर हम जिस वजह से भी वो मैग्नेटाइज हुई है, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज हुई है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दे तो ये परमानेंट मैग्नेट में तो मैग्नेटिज्म बचा रहना चाहिए ना, तो उसकी जो रिटेंटिविटी है, एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म है, दैट शुड बी हाई, है ना। तो दो प्रॉपर्टी हो गई है। अब हमसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि उसकी परमिएबिलिटी तो हाई होनी ही चाहिए, है ना। कोई भी सब्सटेंस हाई परमिएबिलिटी होगी तभी तो ज्यादा मैग्नेटिक होगा,
परमानेंट मैग्नेट मतलब बहुत टाइम के लिए मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब थोड़ी सी देर के लिए मैग्नेटिक, लेकिन काम तो हमने उससे यही लेना है, तो हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसकी लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका काम क्या है कि हमने अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो मैग्नेटाइज हो जाए, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो वो क्या हो जानी चाहिए? डीमैग्नेटाइज हो जानी चाहिए, है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं रिटेंटिविटी की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं? कोई बुक है क्या अपने पास? रिटेंटिविटी, अच्छा रिटेंटिविटी लिख दिया मैंने, रिटेंटिविटी, ठीक है। वो रिटेन रिटेन बोल रहा था ना मैंने, कोई स्पेलिंग लिख दी, रिटेंटिविटी, ठीक है। क्लियर? Draw magnetic field lines distinguishing between diamagnetic and paramagnetic materials. Give a simple explanation to account for the difference in magnetic behavior of these materials. फिर से आपको वही डायग्राम बनाना है ना, कि डायमैग्नेटिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो छोड़ छोड़ के पास करती हैं, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक। ये बहुत बार आता है इन सब पे क्वेश्चन। पता है क्या क्या आप कर लेना, जितने भी बिहेवियर्स हैं, मतलब डिफरेंसेस इन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये सब बहुत आते हैं, कि ससेप्टिबिलिटी की रेंज क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी की रेंज क्या होती है, इनका बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें। कोई भी बुक आप उठाओगे तो उसमें टेबल दिया रहता है पूरा। मैंने भी वन शॉट वीडियो बनाया है इसका, आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर वन शॉट चैनल, मनदीप एजुकेशन एकेडमी चैनल नेम से सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगा तो यूट्यूब पे, तो वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने इनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है इन पे, तो इसको आप कर लेना। ये पैरामैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक है। Draw the magnetic field lines for current carrying solenoid when a copper, aluminium and iron rod are inserted within the solenoid. अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, बट घूम के आ गया, कि अगर एक सोलिनॉइड में कॉपर रॉड इंसर्ट करें, करंट कैरिंग सोलिनॉइड में, तो भाई करंट कैरिंग सोलिनॉइड क्या है? मैग्नेट ही तो है ना, तो उसमें कॉपर रॉड इंसर्ट करोगे। अब कॉपर क्या है? डायमैग्नेटिक है, तो उसके लिए वो पहला वाला डायग्राम हो गया। और एल्यूमिनियम पैरोमैग्नेटिक है, पैरो नहीं पैरामैग्नेटिक है, उसके लिए दूसरा वाला डायग्राम। और आयरन फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए तीसरा वाला। पर तीसरा वाला कौन सा था सर? तीसरा वाला डायग्राम मतलब कि और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जाती हुई दिखाओ। बाकी दो का तो तुमको पता ही है। फेरोमैग्नेटिक जब बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके थ्रू पास होते दिखाओगे। ये वाली भी इसके थ्रू गई, ठीक है, ये वाली गई, ये वाली गई, ये गई, ठीक है, और बहुत सारी। मतलब अगर आपने पैरामैग्नेटिक में 2 दिखाई हैं तो इसमें 10 दिखाओ, इस तरीके से। और फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी है? ये सोलिनॉइड की है, तो अपन ने एक सोलिनॉइड बना देना इस तरीके से, ठीक है, तीनों में। Show that the time period of oscillations of a freely suspended magnetic dipole of dipole moment m, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक, आप जानते हो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशंस करता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशंस करता है। तो वो कह रहा है कि बताओ उन ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो ये होता है। यहां पे आई जो है वो मैग्नेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, m जो है मैग्नेटिक मूवमेंट है, और b एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम जानते हैं कि जो टॉर्क एक्ट करता है वो एक्ट करता है mb sin थीटा, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो फॉर स्मॉल एंगल्स हम जानते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू
एम बी थीटा, है ना, साइन थीटा को थीटा मान लेते, छोटे छोटे एंगल्स पे ऑसिलेट कर रही है मैग्नेट। तो सिंस रोटेशन में फॉर्मूला क्या होता है, के थीटा, है ना, टॉर्क क्या होता है, के थीटा, जैसे F इक्वल टू के एक्स होता है वैसे ही F की जगह टॉर्क होता है, एक्स की जगह थीटा। तो ये जो बचा है ये K है, विच इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट, और टॉर्क के केस में टॉर्जनल कांस्टेंट। तो K हो गया mb, और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ऑसिलेशंस में वो होता है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय K। तो K की वैल्यू बस हमने यहां पे डाल देनी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। ठीक है, तो जितना पार्ट बचा था अपने पास उसमें से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।